नमस्ते। मैं ताराचंद सैनी पीके 7 एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज ये मेरी पहली क्लास है और मैं आपको इतिहास में यहाँ पर बताऊंगा। इतिहास के बारे में जानकारी आज एक छोटा सा सेशन में लेके आया हूँ। इसमें अपनी क्वेश्चन MCQ के आधार पर करेंगे। मैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाऊँगा। जैसे कल से मैं एक वृहत तरीके से क्लास लेके, तो मैं शुरू करता हूँ मेरी पहली क्लास। ये है प्राचीन भारत के से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और कैसे ये क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और लगभग वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं विद्यार्थियों। तो इन सभी को हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भारत की सीमा समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में बताया गया है? ये है कि ऐसी कौन सा ये ग्रंथ है जिनमें भारत की सीमा है जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसको भारत बताया गया है? इसमें है विद्यार्थियों ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में तो ऐसी कोई चीज नहीं, लगभग हम भारत मानते हैं। तो ऋग्वेद तो लगभग विंध्याचल पर्वत और गंगा नदी के आसपास, यानी ये जो क्षेत्र था आर्यावर्त, इस क्षेत्र के ऊपर है हमारा रह चुका था, ये था ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में तो ऐसी कोई चीज है नहीं। दूसरा आता विद्यार्थियों पंचविश और शतपथ, ये दोनों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अपना अगला है विष्णु पुराण। तो इसमें सही क्वेश्चन क्या आएगा विद्यार्थियों? विष्णु पुराण। कि किस ग्रंथ में भारत की सीमा समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में बताया गया है? तो ये विष्णु पुराण है विद्यार्थियों। ये पुराण 18 होते हैं, 18 पुराण होते हैं जिनमें विष्णु पुराण एक है। इसमें भारत की सीमाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दूसरा है, किस नदी के तट पर दास राग, ये दास राग ये नहीं है विद्यार्थियों, दास राग, ये क्या है? दास राग युद्ध लड़ा गया। तो विद्यार्थियों ये हैं सब सैंधवकालीन, यानी जब ऋग्वेद काल चल रहा था उस समय की नदियां हैं सतुद्री, विपाशा, विस्तता, परुष्णी। सतुद्री यानी सतलज, अर्थात सतलज नदी को उस समय सतुद्री नदी है। सतलज नदी को उस समय क्या बोला गया है? सतुद्री नदी बोला गया है। तो ये क्या है? सतलज। ये नदी क्या है? सतलज नदी है। तो विद्यार्थियों ये नहीं है, इस नदी के ऊपर नहीं लड़ा गया। दूसरा है विपाशा, ये क्या है? व्यास नदी है विद्यार्थियों, इसके ऊपर भी नहीं लड़ा गया। विस्तृतता, ये क्या है? झेलम नदी है, झेलम नदी, इसके ऊपर भी विद्यार्थियों नहीं लड़ा गया। ये क्या है? परुष्णी नदी, रावी नदी के तट लड़ा गया था विद्यार्थियों। तो रावी नदी यहाँ पर ठीक आ रहा है। बात करते हैं विद्यार्थियों हम दासराग युद्ध के बारे में। दासराग युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो राजा सुदास, एक राजा था सुदास, राजा सुदास था जो पुरुजन का राजा था विद्यार्थियों। जैसे आज हमारी सीमाएं होती हैं, जैसे आज हमारी सीमाएं होती हैं, जैसे पूरा भारत देश है और भारत देश में भारत देश उसका एक राजा होगा, जैसे नरेंद्र मोदी वहां पर प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उसके नीचे फिर राजस्थान आएगा, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। ऐसे ही है प्राचीन काल में, ऋग्वेद काल में राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? जन होती थी विद्यार्थियों। राज्य की सबसे बड़ी इकाई क्या होती थी? जन होती थी। तो इसमें एक राजा सुदास था विद्यार्थियों, और ये पुरुजन का राजा था विद्यार्थियों। इसने क्या किया? इसका पुरोहित था विश्वामित्र, पुरोहित था विश्वामित्र, ये विश्वामित्र इसका पुरोहित था। तो इस राजा सुदास ने अपने राज्य से विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को गद्दी पर बैठा दिया। अर्थात प्राचीन काल में जो राजा होता था उसकी सहायता करने के लिए एक व्यक्ति होता, एक पुरोहित होता जो राजा से भी श्रेष्ठ होता था। तो उसमें विश्वामित्र था विद्यार्थियों। पहला क्या था? विश्वामित्र। लेकिन राजा सुदास ने क्या किया? विश्वामित्र को गद्दी से हटाकर वशिष्ठ को बना लिया अपना राजपुरोहित। तो इससे विश्वामित्र क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने के बाद में उसने 10 जनों को, यानी 10 राजाओं को इकट्ठा करके, 10 जनों को इकट्ठा करके, 10 राजाओं को इकट्ठा करके उन्होंने क्या किया? एक युद्ध बनाया। अर्थात इसको इनको बोलते हैं 10 जन, अर्थात 10 जन को इकट्ठा करके इनको इकट्ठा किया, बोले कि हम राजा सुदास के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो एक तरफ तो थे 10 जन, एक तरफ तो थे क्या? एक तरफ तो थे विद्यार्थियों 10 जन, और दूसरी तरफ तो कौन था? राजा सुदास।
दूसरे तट कौन सा राजा सुदास था। तो ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध को बोलते हैं दास राग युद्ध। दास राग युद्ध। ये दास राग युद्ध क्या है विद्यार्थियों, सॉरी आज मेरा पहले है तो मेरे से नहीं हो पा रहा। दास राग, इसको बोलते हैं दास राग युद्ध। किन किन के मध्य हुआ विद्यार्थियों, राजा सुदास और 10 जनों के विरुद्ध। तो राजा सुदास पुरुषने नदी के तट पर, चूंकि ये प्राचीन जो वेद हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, तो जैसे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, तो इनमें 10 राजाओं के खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया था। तो इसमें राजा सुदास विजयी हुआ और ये 10 जन जो विश्वामित्र के थे ये सारे हार गए। तो इसमें ये युद्ध किस नदी के लड़ा गया, पुरुषने नदी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बहुत बार ये आ चुका है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन अपना आएगा कि कौन सा एक महत्वपूर्ण पाषाणकालीन स्थल है विद्यार्थियों। तो महत्वपूर्ण पाषाणकालीन स्थल विद्यार्थियों गणेश्वर, ये नीम का थाना में कातरी नदी के किनारे स्थित है। ये ताम्र सभ्यताओं की जननी है विद्यार्थियों। दूसरा आहड़, ये ताम्र संस्कृति है, बहुत ज्यादा उपकरण यहाँ पर तांबे के मिले हैं। और कालीबंगा, यहाँ पर दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। इनके अलावा काली यानी काले और बंगा यानी चूड़ियां, यानी काले रंग की चूड़ियां। तो इस तरह से विद्यार्थियों इन तीनों में कुछ नहीं है, यानी पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है, आहड़ है विद्यार्थियों। ये कोठारी नदी भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है विद्यार्थियों। कोठारी नदी के किनारे ये स्थित है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रुशफुट ने उत्तर पाषाणकालीन औजारों को कितने वर्गों में बांटा विद्यार्थियों, कितने वर्गों में बांटा। ब्रुशफुट ये कौन था विद्यार्थियों, एक इंग्लैंड का भूवैज्ञानिक था और भारत में आता है। और तमिलनाडु में एक जगह है पलावरम नामक जगह, पलावरम नामक जगह पे ऊपर है। इसको एक हस्तकुठार एक मिलती है, हस्तकुठार। ये हस्तकुठार एक उपकरण है जो मिलता है और इनको जिनेवा में एक प्रदर्शनी चल रही थी। तो उन जिनेवा में इन हस्तकुठारों को यानी जो पत्थर के औजार हैं उनको जिनेवा की उस प्रदर्शनी में लेके जाता है। तो वो कितने थे, 78 प्रकार के थे, अर्थात 41 तो पालिशदार थे और बाकी जो बचे हुए थे ये बगैर पालिश के थे। तो इस तरह से 78 वर्गों में बांटा गया था ब्रुशफुट ने। और इसको भारतीय आर्कियोलॉजी सर्वे का जनक कहा जाता है, यानी ब्रुशफुट भारतीय पुरातत्व का जनक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, अर्थात ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हैं और ये उनके संबंधित चीज है। तो उसमें विद्यार्थियों सबसे पहले ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो उनको कैसे करना है, लोथल। तो सबको मालूम है कि लोथल, ये थोड़ा गलत है, इसमें बंदरगाह है, ये बंदरगाह है विद्यार्थियों। तो लोथल में क्या मिला विद्यार्थियों, बंदरगाह, ये मिल गया। चहुंदड़ो में क्या मिलता है विद्यार्थियों, मन का बनाने का कारखाना मिलता है विद्यार्थियों। और सुरकोटड़ा में कलश समाधान मिलते हैं विद्यार्थियों। और बालाकोट में सीप उद्योग मिलता है। इस तरह से इनको ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर के.पी. जायसवाल, इसको बोलते हैं काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार विधाता परिषद, ये विधाता परिषद संबंधित थी। ये वैदिक सभ्यता से हमने क्वेश्चन लिया विद्यार्थियों, क्वेश्चन आ चुका है। के.पी. जायसवाल भारतीय इतिहास को जब भारतीय इतिहास को अंग्रेजों ने लिखा, उस समय उन्होंने कुछ भारतीय समाज में, कुछ भारतीय साहित्य में कुछ विसंगतियां डाल दी, अर्थात जो भी कुछ लिखना है उन्होंने अपनी तरीके से तोड़ मोड़ के लिखा था। तो काशी प्रसाद जायसवाल पहले ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने भारतीय ग्रंथों की समीक्षा की और एक अच्छे तरीके से उनको लिखा। तो विधाता परिषद है विद्यार्थियों, ये धार्मिक कार्यों से होती है विद्यार्थियों। नेक्स्ट अगला है, कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, ऋग्वेद में उल्लेखित देवताओं की संख्या 33 बिल्कुल ठीक है। वेदांगों की संख्या 6 बिल्कुल ठीक है। ऋग्वेद में 6 मंडलों में विभक्त था, नहीं, इसमें विद्यार्थियों ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त था। और चारों आश्रमों के विषय में प्राचीनतम उल्लेख जाबालों में ये मिलता है विद्यार्थियों। तो इसमें ये क्वेश्चन गलत आएगा विद्यार्थियों कि ऋग्वेद में 6 मंडलों की जगह 10 मंडलों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, 1915 में। इसका अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की रचना है उसका अनुवाद 1915 में होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है विद्यार्थियों। कभी अगर कथन वाले क्वेश्चन आए तो सही और असही देखना। तो कालीबंगा खोज ए अर्थात अमलानंद घोष ने की, बिल्कुल ठीक है विद्यार्थियों। ए अर्थात
अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में लगभग 2 दर्जन से अधिक स्थल बीकानेर क्षेत्र में हड़प्पा संस्कृति खोज गए। बिल्कुल ठीक है, अमलानंद घोष ने इसी क्षेत्र को अपना बनाया था और यहाँ पर लगभग 2 दर्जन से अधिक तत्व खोदे थे। कालीबंगा से हस्ते सॉरी हस्ते नहीं है, हस्ती अर्थात रहित समाधान नहीं मिले विद्यार्थियों। और अंतिम है कालीबंगा से प्राप्त अवशेष, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें ये नहीं है, कालीबंगा से हस्ती रहित समाधान नहीं मिले हैं विद्यार्थियों, इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें मिले हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना चलता है, निम्नलिखित कौन सा ग्रंथ संवाद शैली में लिखे गए विद्यार्थियों? तो इसमें है संवाद शैली, धर्मसूत्र नहीं है, उपनिषद, ये उपनिषद विद्यार्थियों संवाद शैली में लिखे गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं लिखे गए हैं, संहिताएं नहीं लिखे गए, धर्म, तो इसमें क्या लिखा है? उपनिषद। इस उपनिषद का उप धन नि धन शब्द इसका है, अर्थात उप यानी बैठना, नि यानी निकट और सद यानी श्रद्धा पूर्वक, यानी श्रद्धा पूर्वक, अर्थात श्रद्धा पूर्वक गुरु के निकट बैठकर सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो गुरु शिष्यों में संवाद शैली में लिखे गए हैं, तो ये उपनिषद आएगा। थैंक यू विद्यार्थियों, कैसी क्लास लगी मुझे बताना कमेंट में करके। ये ऑफलाइन क्लास थी, मैं नेक्स्ट टाइम और भी ये सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनमें से नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, देते हैं क्लास को विराम।